हेलो एवरीवन, दिस इज़ देव एंड यू आर वाचिंग बुक्स एंड टॉक्स। जो दो लास्ट वीडियो हमने इस चैनल पे अपलोड की थी, जो थी हाउ टू रीड बेयर एक्ट, उसी का ये थर्ड पार्ट होगा, जिसमें मैं आपको बेयर एक्ट का इंडेक्स, बेयर एक्ट अंदर से कैसे पढ़ना है, कैसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे समझना है, वो सारी चीज़ें आज हम इस थर्ड पार्ट की वीडियो में देखेंगे। पिछली दो वीडियोस थ्योरेटिकल थी, कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस बारे में थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पहले उन दो वीडियोस को देखें, जो दो पार्ट्स हैं उसको देख लीजिए, और उसके बाद इस थर्ड पार्ट को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर हम शुरू करते हैं। तो मेरे सामने बेयर एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट। मैंने जान के लिया है बिकॉज फर्स्ट सेम में आप पढ़ोगे, और इससे अच्छा और एग्जाम्पल लेने के लिए क्या हो सकता था, बिकॉज ये ईजी भी है। तो देखो, ये है अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन। मेरे पास अभी सॉफ्ट कॉपी है। ओरिजिनल बेयर एक्ट में थोड़े कमेंट्स मिलेंगे, थोड़ी और चीज़ें मिलेंगी जो इसमें नहीं है। क्या नहीं मिलेगी मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। चलो, तो ये है सेक्शन। तो ये काइंड ऑफ एक इंडेक्स है आपका, ठीक है, जिसमें ये लिखा है प्रिलिमिनरी, उसमें से कुछ सेक्शंस दे दिए। फिर हिंदू मैरिजेस के टॉपिक आएगा, उसमें कुछ सेक्शंस दे दिए। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का टॉपिक है, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, ये कुछ चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, जुरिस्डिक्शन किस चीज़ का होगा। तो हमारे पास सिर्फ 28 सेक्शंस हैं मेनली, बिकॉज ये सेविंग और ये रिपील्ड है। ठीक है, तो मेन हमारे पास इतने ही सेक्शंस हैं। तो अब हम आते हैं मेन अपने पोर्शन में। देखो, यहाँ से ना बेयर एक्ट शुरू हो रहा है। अगर आपके पास सेम ऐसा PDF वर्जन में होगा या हार्ड कॉपी में होगा, सिंगल यूनिवर्सल कोई भी, तो इसको शुरू करने से पहले, ये जो बेयर एक्ट है ना, इसको शुरू करने से पहले आप एक पेज पे देखना। ठीक, इससे पहले यहाँ पे इसमें मिसिंग होगा, बिकॉज सॉफ्ट कॉपी में वो आता नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चेक करना, आपके बेयर एक्ट में आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले एक पेज में लिखा होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न। लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है ये क्या है, ये इसमें क्यों दिया गया है, इसका महत्व क्या है। इसको पढ़े बिना आप आगे नहीं जाओगे। उसके बाद फिर आपको मिलेंगी अमेंडमेंट्स, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में आई होंगी 1955 में, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद। तो बेसिकली जो आपको ये इंट्रोडक्शन है, ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीज़न है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको पढ़े बिना आप आगे नहीं जाओगे। इसी में पता चलेगा आपको कि ये हिंदू मैरिज एक्ट क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत थी इसकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने हिंदू मैरिज एक्ट पे, जो कि है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मैं इसमें हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ, कौन सी चीज़ क्या है, क्यों लिखी गई है। कुछ हाइलाइटर्स और अलग कलर का यूज़ करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा। ये द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये एक्ट का नाम है, ठीक है, और ये लिखा है एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955। एक्ट नंबर 25 का मतलब अब क्या है। देखो, एक्ट नंबर 25 का मतलब ये है कि 1955 के दौरान, या 1955 वाला जो ईयर चल रहा था, इसमें लेजिस्लेचर ने जितने भी लॉज बनाए, जितने भी एक्ट बनाए, उसमें इस एक्ट का नंबर था 25, इसलिए लिखा है एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955। ऐसे आपको हर बेयर एक्ट में मिलेगा, किसी में कुछ नंबर होगा, किसी में कुछ। तो ये जो ईयर है, इसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ, और जौन सा नंबर, सीरियल नंबर उस एक्ट का था, ये वो नंबर होगा। सो ये 18 मई 1955 को पास हुआ था। अब कुछ डेट्स आप देखते हो, कुछ डेट्स आपको मिलेगी बिल के इंट्रोड्यूस होने की, कि बिल जो पहले, इतना तो आप सभी को पता है ना कि कानून बनने से पहले एक बिल होता है, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, दोनों में से एक हाउस पास कर देता है, फिर अगले हाउस के पास पास होने जाता है, फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, फिर वो अपने हस्ताक्षर करके उसको बिल से एक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक होता है बिल की इंट्रोड्यूस होने की डेट, एक होती है पास होने की डेट, कि जिस दिन बिल पास होके, मतलब साइन हो गए राष्ट्रपति महोदय के, और वो एक्ट बन गया, एनफोर्समेंट हो गया। एनफोर्समेंट की मतलब एनफोर्स हो गया, एनफोर्समेंट की डेट। तो दिस इज़ एनफोर्समेंट की डेट। ये भी आपको हर जगह देखने को मिलेगी, ये भी आपको हर एक्ट में मिलेगी। जो ये डेट होती है, कौन सी डेट होती है, एनफोर्समेंट की डेट होती है।
उसके बाद ये है आपका प्रियम्बल। आपको हो सकता है बेयर एक्ट में हार्ड कॉपी मिल जाए, सॉरी ऐसा हो सकता है कि आपको ये हेडिंग जो मैंने लिखी है प्रियम्बल, ये लिखी हुई आपकी हार्ड कॉपी में मिल जाए। अब ये बोल रहा है एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 6th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। अब प्रियम्बल क्या होता है? अब प्रियम्बल होता है एक इंट्रोडक्शन, एक ऐसा मुख्य द्वार कि जिसको पार करे बिना आप इसके अंदर एंट्री ही नहीं कर पाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रियम्बल है, हम सब जानते हैं। सो ऐसे ये प्रियम्बल 1 लाइन में दिया हुआ है जो हिंदू मैरिज एक्ट का प्रियम्बल है। ये बोलता है एन एक्ट, कौन सा? हिंदू मैरिज एक्ट क्यों बनाया गया? टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिजेस अमंग हिंदू। हिंदू में जो मैरिज के लिए जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसको कोडिफाई किया है इन्होंने। कोडिफाई क्या होता है अभी बताते हैं। और अमेंड करने के लिए, कोडिफाई मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के। अब वो कोडिफाई मतलब जब लेजिस्लेशन ने उसको एक जगह ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है, एक बैरक उसका बना दिया, एक लॉ इनैक्ट कर दिया, उसका मतलब होता है कोडिफाई करना। बी इनैक्टेड पार्लियामेंट इन 6th ईयर, ये तो उसका ईयर है कि कौन सा ईयर चल रहा था रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जिसमें हुआ, तो ये 6th ईयर था, क्योंकि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, हम रिपब्लिक हुए थे ना, तो इसलिए 6th ईयर है, इसलिए 1955 है। अब आ जाओ, अब हम देखेंगे आगे क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सेक्शन 1 इज़ शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट। इस एक्ट को हिंदू मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाएगा। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि ये बैर एक्ट पुराना है तो अब ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर अमेंड हो गया है। अब इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया and also to Hindus domiciled in the territories to which this act extend who are outside the said territory। ये हर उस हिंदू पे लगेगा चाहे वो उस टेरिटरी से बाहर हैं। अगर वो हिंदू हैं, डोमिसाइल्ड हिंदू हैं, तो उन पे ये ज़रूर लगेगा। सेक्शन 2 बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। अभी किस किस पे अप्लाई होगा। मैं जस्ट अभी एक डेमो दे रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, सब क्लॉज क्या होते हैं, प्रोवाइडेड क्या होता है, सब सेक्शन, वो सब बता रहा हूँ। तो ये है सेक्शन 2, दिस इज टाइटल ऑफ सेक्शन 2, ठीक है। इसको हम मार्जिनल नोट्स भी बोलते हैं, ये मार्जिनल हेडिंग्स हैं। इसके अलावा दिस एक्ट अप्लाई, अब ये 1 लिखा है, ये 1 होगा सब सेक्शन, तो उसको, और ये क्या होगा, सब क्लॉज। तो उसको कैसे बोलेंगे, सेक्शन, इसको लिखेंगे भी और बोलेंगे भी ऐसे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ए, ऐसे लिखते हैं और ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हमें इसकी बात करनी हो तो हम लिखेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज बी, ठीक है, ऐसे ही ये। अब आगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्यों दी जाती है, इस जो ये सेक्शन दिख रहा है आपको, जो ये पूरा सेक्शन है, इसी की और डेप्थ में ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एक्सप्लेनेशन दी जाती है। इस एक्सप्लेनेशन का काम यही होता है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये सभी बैरेक्ट्स में सेम होता है, हर सब्जेक्ट के बैरेक्ट में सेम मिलेगा। एक्सप्लेनेशन का मतलब जो यहाँ है वही हर बैरेक्ट में होगा। इसके अलावा ये वर्ड आ गया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग मतलब पुरानी किसी भी चीज़ को ना मानते हुए, कौन सी चीज़ जो सबसेक्शन 1 में दी गई है। नथिंग कंटेंट, अब इसकी लैंग्वेज देखो, नॉर्मल पैरेलेंस में आप समझ ही नहीं पाओगे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 1, nothing contained in this act shall apply to the member of any scheduled tribe within the meaning of subclause 25 of Article 366 of the Constitution unless central government by notification in the official gazette otherwise directs। अब इसका मतलब क्या है इसमें मैं अभी नहीं जा रहा, बिकॉज ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है हिंदू मैरिजेस में सेक्शन 2 और 3 बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है, इस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैं सिर्फ ब्रेक डाउन समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक्सप्रेशन हिंदू in any portion of this act shall be construed at included a person, ये सारी की सारी इसमें कंडीशंस दी गई कौन हिंदू है कौन नहीं। अब मैंने आपको बताया था सेक्शन 3 इसमें डेफिनेशन आ गया। ये वर्ड्स है ना, अनलेस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड फर्दर, ये चीज़ें हमें समझने वाली कि इनका मतलब क्या होता है। तो जितना जल्दी हो सके इसके नोट्स बनाओ, इसको समझना शुरू करो। जितना ब्रेक डाउन बैरेक खुद करने की सोचोगे, आप सोचोगे यूट्यूब पे आपको ब्रेक डाउन मिल जाए, हो सकता है मिल भी जाएगा, पर अगर आप खुद करने की कोशिश करोगे थोड़ा टफ लगेगा, पर आपको फिर मज़ा आएगा।
इनका एक एक बार मतलब समझ जाओगे ना, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी सारी की सारी सेम है। जैसे ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होता है, ओवरराइड मतलब ओवरराइड करना, मतलब मान लो जनरल लॉ है फिर एक स्पेशल लॉ है, तो जनरल जो स्पेशल लॉ होता है वो हमेशा ओवरराइड करेगा जनरल लॉ को। मतलब एक स्पेशल लॉ बनाया गया है और एक जनरल लॉ पहले से एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जनरल लॉ हम मान लेते हैं HMA को, हिंदू मैरिज एक्ट एक जनरल लॉ है, और स्पेशल लॉ क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो जो स्पेशल लॉ होगा वो जनरल लॉ पे हमेशा ज़्यादा पावर रखता होगा, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ आता जाएगा। यहाँ से चैप्टर चेंज हो गया, हिंदू मैरिज, अब इसमें सारी वही चीज़ें होंगी। अब कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज क्या होती है, ठीक है, कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज क्या होती है, फिर आ गया सेरेमनीज कौन कौन सी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा हिंदू मैरिज का, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं। यहाँ से नया चैप्टर आ गया, वो मैरिज की बात थी। अब ये आ गया मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ का चैप्टर, यहाँ से आपकी मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ शुरू हो जाएंगी। सेक्शन 9 आ गया, सेक्शन 10 में आ गया जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, यहाँ से आपकी नलिटी आ गई, मैरिज कैसे नलीफाई होती है, कैसे डिवोर्स होता है, ये वॉइड मैरिज है, ये वॉइडेबल मैरिज के बारे में है, इनकी डेफिनेशंस पढ़ना आपको समझ आएंगी। अब उसके बाद आता है सेक्शन 13 डिवोर्स कैसे होगा, फिर ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये सब समझ के पढ़ने की चीज़ें हैं। अब मैं एक एक सेक्शन को, मैंने भी आपको बेरट पढ़ना बता दिया है, ठीक है। सो अभी इस वीडियो को देखो, ये काइंड ऑफ डेमो है। आने वाले वीडियो में जब हम एक एक सेक्शन में एंटर करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कैसे पढ़ना है, कैसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे हमें वो एक इंटरलिंकिंग बनानी है सेक्शन के बीच में, जैसे मैंने बताया था ना। तो सेक्शन 2 कैसे पढ़ा जाएगा, सेक्शन 5 के साथ, सेक्शन 8 के साथ, सेक्शन 10 के साथ, सेक्शन 13 के साथ। हिंदू मैरिज में तो बहुत ज़्यादा इंटरलिंकिंग मिलेगी, क्योंकि अगर आपको एक मैरिज को नलीफाई करना है तो सबसे पहले तो सेक्शन 5 में बताओ कि कंडीशन फुलफिल हुई थी नहीं हुई थी। उसके अलावा सेक्शन 7 बताओ सेरेमनी हुई थी नहीं हुई थी, ये भी हो जाए। फिर सेक्शन 11 में देखो कि वो वॉइड बन रही है, सेक्शन 12 में देखो वो वॉइडेबल बन रही है। तो बहुत ज़्यादा इंटरलिंकिंग हम देखने को मिलती है हिंदू मैरिज में या हिंदू लॉज में, या जो फैमिली मैटर्स होते हैं इसमें। सो हमें इसको एक साथ ही पढ़ना होगा। अब हमें इंटरलिंकिंग कैसे करनी है, सेक्शन समझना कैसे है, वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। बस एक डेमो मैंने आपको बताया था कि आपने पढ़ना कैसे है, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हो, आपके टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे। अभी आप क्लासेस शुरू होने का वेट करो, जैसे क्लासेस शुरू हो जाएंगी टीचर्स आपको समझाएंगे। कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। सो एक यही चीज़ मुझे और बोलनी थी। आप एक लॉ कॉलेज में हो, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। आपके दोस्त से, आपके टीचर से, किसी से एक्सपेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा पढ़ाएंगे तो समझो, नहीं समझ आता खुद हाथ पैर मार के आपको सीखना पड़ेगा। बट आप ये नहीं बोल सकते कि हमें तो पढ़ाया नहीं जा रहा कॉलेज में। हम सब जानते हैं कॉलेज तो कोई भी हो, पढ़ाई खुद ही करनी पड़ती है। क्लासेस होती हैं, क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते, क्योंकि टीचर्स के पास टाइम की कमी है, सिलेबस छोटा है, तो वो अपने हिसाब से अपने एफर्ट्स डालते हैं। पर टीचर भी जब ये एफर्ट डालेगा जब बच्चे उतने ग्रास्प करने वाले होंगे। तो 45 मिनट्स का एक पीरियड, एक लेक्चर होता है, उसमें अटेंडेंस भी टाइम ले लेती है हर एक चीज़, फिर आप लेट भी आते हो, वो सारी चीज़ें फिर कहाँ से एक इफेक्टिव पढ़ाई मैक्सिमम 20 से 25 मिनट होती है, फिर उसमें आप बोलते हो समझ नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बेयरट कॉपीज़, नोट्स, कमेंट्रीज उठाओ, खुद से लाइब्रेरी में जाओ, सब चीज़ अवेलेबल है DU में, फ़ायदा उठाओ, या किताबें खरीदनी है खरीदो, और अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई अभी से शुरू करो। बिकॉज बेयरट की इंटरप्रिटेशन 3 साल, किसी किसी को 3 साल भी लग जाते हैं, लॉ कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं आ पाती है, ठीक है। पास होना है तो उसके तो बहुत ऑप्शंस मैंने आपको बता के दिए हैं, आगे भी बताऊंगा। पर सिर्फ पास होना ज़रूरी था या नॉलेज लेना? तो नॉलेज लेने के लिए करनी पड़ती है मेहनत, और मेहनत का समय है अभी, इसलिए बेयरट उठाओ कॉपियाँ, उठाओ कमेंट्री बुक्स, पढ़ना शुरू करो। जो समझ नहीं आता कमेंट करा करो। बाकी मुझसे पर्सनली भी मेरे ग्रुप में बच्चे डाउट पूछते रहते हैं, कभी DM करके, कभी कैसे। आप भी कर सकते हो कभी डाउट होता है तो। बट पढ़ाई करो, मेहनत करो, सब अच्छे से हो जाएगा। कुछ टफ नहीं है, आपके लिए भी ये नया है, मेरे लिए भी कभी नया था। बट जब हम चीज़ में रुझ जाते हैं ना, तो वो चीज़ें उतनी फिर ईजी हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।